नमस्कार छात्रों। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव टीचर में। आज का विषय है मातृभाषा हिंदी, 8वीं कक्षा के पाठ दूसरा, गीत। बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी को लिखा है सलाम बिन रज्जाक। ये अपने ही महाराष्ट्र के पनवेल के रहने वाले हैं। इनका परिचय अगर हम बताएं तो ये 1941 को इनका जन्म हुआ। इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं, पत्र पत्रिकाएं लिखी हैं और हिंदी को ऊंचे स्तर पर ले जाने का इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो बच्चों, यह गीत नाम से तो गीत नज़र आ रही है, लेकिन एक्चुअल में है ये कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कवि ने हमें अपने आप को एक दूसरे के साथ कैसे मिलजुल कर रहना है, आपस में प्यार मोहब्बत के साथ सामंजस्य बिठाकर हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, यह इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अगर इस कहानी की मैं बात करूं तो यह कहानी बहुत अच्छी कहानी है। 3 से 4 पृष्ठों में दी गई है ये कहानी। मैं इस कहानी को आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ, आप समझिए। उसके पश्चात आप इसका स्वाध्याय पूर्ण कंप्लीट करिएगा। कहानी शुरू होती है लेखक और उनके बेटे के बीच। रात को थके हारे आते हैं लेखक, उनके बेटे उनको जिद करते हैं कि पापा आप मुझे कहानी सुनाइए। उनके मना करने के बावजूद भी वो कहानी सुनना ही पसंद चाहते हैं। थक हार कर उनके पापा उनको कहानी सुनाते हैं। कहानी शुरू होती है एक पुरानी बस्ती से, और पुरानी बस्ती में जो एक बस्ती की विशेषताएं बताई गई हैं। बस्ती की विशेषताएं बहुत अच्छी अच्छी है। नदी है, पहाड़ी के पीछे है बस्ती। उसके साथ ही उस बस्ती में एक छोटी सी नन्ही सी परी रहती है। वह परी की विशेषताएं बताई गई है, परी कैसी थी, क्या थी, ये सब। और वह परी उस गांव के लोगों को, उस बस्ती के लोगों से कितना प्रेम करती थी। वो बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को, खेतों में घूमती थी उनके। और उस परी के जो क्या कहते हैं उसको, उसका व्यवहार जो था उस बस्ती के प्रति बहुत ही खुशियों भरा था, जिससे बस्ती में भी बहुत ही खुशहाली छाई हुई थी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे आपस में फिर बस्ती वालों को थोड़ा अटपटा लगने लगा। आपस में एक दूसरे से वो बैर करने लगे। बैर करने के साथ साथ एक दूसरे से वो जलने लगे, एक दूसरे की संपत्तियों पर नज़र रखने लगे, आपस में झगड़ने लगे। ऐसा चलते चलते बहुत ही वो झगड़ा भयानक मोड़ पर आ गया। और एक दिन ऐसा आया कि वो आपस में दोनों हाथों में अपने दोनों, वो गांव जो है, वो बस्ती जो है, वो 2 गुटों में बट गई। 2 गुटों में बट गई और 2 गुटों में बटने के साथ ही वो क्या हो गया, एक दूसरे को मारने के लिए आमने सामने खड़े हो गए। जैसे ही वह एक दूसरे को मारने के लिए आमने सामने खड़े हुए, आसमान से कोई गूंजती हुई आवाज़ उनको सुनाई दी। और वह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसी नन्ही परी की थी जो उनके बस्ती में आया जाया करती थी। मगर उनके इन्हीं रवैयों की वजह से वह उस बस्ती में आना जाना बंद कर दिया था। और उस परी ने कुछ ऐसा गीत गाया कि उस गीत को सुनते सुनते उन दोनों बस्ती वालों के दोनों गुटों में, जो दोनों हाथों में तो पत्तल और वो तलवारें थी, तलवारें जो थी वह फूलों में बढ़ गई, और बत्तल जो हैं वह मूर्छल बन गए। यहाँ मूर्छल मतलब क्या है, वो मोर के पंखों से बनी हुई वो कोई वस्तु ये होती है, मूर्छल उसे कहा जाता है। मूर्छल बन गई।
तो कहने का तात्पर्य यह है। और वह गीत सुनते सुनते वह बस्ती वाले दोनों गुटों में आपस में एक दूसरे के गले मिल गए रोते रोते, और वही प्रेम से रहने लगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। ख़त्म होते ही पापा को बेटे ने फिर सवाल किया, पापा अभी कहानी ख़त्म हो गई है, क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? पापा थोड़ी देर तो अपने बच्चे की ओर देखते रह गए। देखते रहने के बाद उन्होंने पूछा, पापा आप वो मुझे गीत सुनाओ ना जो परी ने गांव वालों को सुनाया था। पापा तो उनको उन्हें देखकर चौंक गए, थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, नहीं, कहा मुझे वो गीत याद नहीं है। बेटे ने कहा कि अगर आपको ये गीत याद नहीं है तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे कहानी सुनाई नहीं, कोई झूठ मूठ की कहानी है। इस पर पापा ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, कहानियाँ जो होती हैं वो सचमुच ही काल्पनिक होती है, उनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। परंतु उन कहानियों के माध्यम से हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे मोड़ पैदा करना पड़ता है जिससे हम अपने जीवन को सही मोड़ पर लेकर जाएं। तो यही कहानी है। इस कहानी के अंत में दोनों बच्चा सो जाता है। यू आर सो स्वीट पापा कह के वे बच्चे सोने लगता है, मगर पापा रात भर बहुत देर तक जागते रहते हैं और वही सोचते रहते हैं कि मेरा बेटा क्या सच में वैसा वो गीत लिख पाएगा, लिख सकेगा। तो एक कहानी का छोटा सा सारांश मैंने आपको बताया। अभी कहानी आप अच्छे तरह से पढ़ेंगे, पुस्तक आपके पास है, आप पुस्तक पढ़ेंगे, उसके आधार पर आप कहानी को समझेंगे और उसके पश्चात अब आपका मेन काम जो है वो है आपका स्वाध्याय। स्वाध्याय देखो, यहाँ पर आपको कुछ शब्द वाटिकाएँ दी गई हैं। परांगदा मतलब जो होता है अस्त व्यस्त, एकदम ठीक से नहीं रहना। मोरछल, मोर पंख का बना चंवर होता है। अनुरोध का अर्थ होता है विनंती। बोझिल, भारी, वजनदार। अभ्यस्त मतलब जिसने उसका पूरा अभ्यास किया हो, निपुण हो। अपलक, एकटक होता है। कुछ मुहावरे दिए गए हैं, देखिए। दिल तड़पना मतलब होता है बेचैन होना। आंखें फाड़ कर देखना, आश्चर्य से देखना। नज़रों से ओझल होना, गायब हो जाना। गले लगाना, प्यार से मिलना। मुहावरे के अर्थ तो दिए होते हैं, मगर बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। ये मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है, ना ही हमें इस अर्थ का प्रयोग हमें नहीं करना है, हमें मुहावरों का प्रयोग करना होता है। देखो, आंखें फाड़ कर देखना, अब इसका अर्थ क्या है? अर्थ अगर आपको समझ गया तो आप उसको वाक्य में प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। कैसे? आश्चर्य से देखना है ना, आंखें फाड़ कर देखना। जैसे गांव में एक बड़ा हाथी गुजरते हुए सभी लोग बड़े आंखें फाड़ कर देखने लगे। नजरों से ओझल होना मतलब गायब हो जाना। आसमान में अचानक बिजली चमकते हुए नजरों से ओझल हो गई, है ना। इस तरह से ये सारे और स्वाध्याय में भी आपको मिलेंगे। आइए चलते हैं आज के मुख्य स्वाध्याय के ऊपर। स्वाध्याय क्या है? देखो, सूचना के अनुसार कृतियां करो, संजाल पूर्ण करो। सूचना क्या है? बस्ती की विशेषताएं क्या है। अब बस्ती की विशेषताएं क्या है? आप कहानी जब पढ़ोगे तो आपको पूरी बस्ती की विशेषताएं समझ में आ जाएगी, फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको यहाँ बता देता हूँ। बस्ती की विशेषताएं क्या है? बस्ती तो ऊंची पहाड़ी के पीछे है ना, बहुत सारे बाग थे, उसमें पेड़ थे। पास में एक नदी थी और बस्ती बहुत पुरानी थी। ऐसी इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, आपको जो उचित लगे आप यहाँ लिखिए। देखो यहाँ पर उत्तर लिखो। पाठ में प्रयुक्त 2 हथियार मैंने बताया, कौन सी थी? तलवार और बल्लम। बस्ती वालों की उपेक्षा के बाद परी के मन के भाव। सिंपल सी बात है, बस्ती वालों की जो उपेक्षा हुई परी के प्रति, उसके भाव क्या होंगे? वो तो बहुत दुखी हो गई होगी और उदास हो गई होगी। ठीक है। तीसरा देखो, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। अब प्रवाह तालिका कैसे पूर्ण करोगे आप? परी ऐसी थी, मतलब
जैसे यहाँ बस्ती की विशेषताएं बताई गई है ना, वैसे ही इसकी परी की विशेषताएं हैं। तो परी की विशेषताएं क्या थी, परी कैसी थी, परी कैसी थी, है ना। तो परी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। नन्ही मुन्नी मोहनी सूरत वाली थी, बरोबर, बड़ी बड़ी आंखों और सुनहरे बालों वाली थी, सुर्ख गालों वाली थी, बरोबर, चमकदार परों से वह उड़ा करती थी। तो इस तरह से यह उसकी प्रवाह होगी, है ना। कारण लिखो, बस्ती के आसपास की जमीन उपजाऊ थी। अब क्यों थी, कारण का मतलब होता है क्यों, कारण का मतलब क्या होता है क्यों। तो बस्ती की आसपास की जमीन उपजाऊ क्यों थी, कैसी थी, क्यों थी, क्योंकि वहां पास से एक नदी गुजर रही थी, राइट। नन्ही परी दुखी क्यों हो गई, नन्ही परी दुखी क्यों हो गई, क्यों गई दुखी, गांव वालों के, बस्ती वालों के जो दुर्व्यवहार थे, उन दुर्व्यवहारों को देखकर नन्ही परी दुखी हो गई। बस्ती वाले चिंतित क्यों हो गए, बस्ती वाले चिंतित दो कारणों से वजह हो गए, क्योंकि बस्ती में बहुत ज़्यादा झगड़े हो गए, होने लगे, और जो उनकी जो सुख शांति थी पहले वह वैसे नहीं रही। परी, और वो जो नन्ही परी थी वो भी उनको दिखाई नहीं दे रही थी। इन सब बातों की वजह से बस्ती वाले चिंतित हो गए। लेखक ने चौंक कर अपने बेटे की ओर क्यों देखा, मतलब देखा क्यों देखा। जब कहानी खत्म होने पर बेटे ने पप्पा को अपने वो प्रश्न पूछा, कौन सा प्रश्न पूछा, पप्पा आप मुझे वो गीत सुना करके बताइए ना, जो गीत परी ने बस्ती वालों को सुनाया था। यह सुनकर लेखक चौंक कर अपने बेटे की ओर देखने लगे। तो यह हो गया प्रश्न चौथा। प्रश्न पांचवें पर आ जाते हैं। प्रश्न पांचवा क्या है, प्रश्न पांचवा है उचित जोड़ियां मिलाओ। आप कहानी पढ़ोगे तो आपको उचित शक्तिवान, अब शक्तिवान क्या करेंगे यहाँ पर, कुश्तियाँ। सावन में क्या होंगे, लड़कियां झूले झूलेंगी। मौसम क्या होता है, मौसम बहुरूपियों के जैसे रंग बदलते रहता है। दावत, दावत का सिलसिला चलते रहता है, राइट। प्रश्न छठा है कहानी में उल्लेखित परी का वर्णन करो। तो कहानी में जितनी बार भी परी के बारे में जो भी वर्णन किया गया है, उस वर्णन को आपको इस प्रश्न छठे के अंतर्गत लिखना है। सदैव ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, लोक कथा एवं लोकगीत हमारी साहित्यिक पूंजी है। उसके पश्चात आप इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल के स्कैनर से स्कैन करोगे और इंटरनेट पर जाओगे तो आपको इस गीत कहानी के माध्यम का पूरा सार आपको पता चलेगा। स्वयं अध्ययन के अंतर्गत है दया, क्षमा, निस्वार्थ वृत्ति से संबंधित सुवचनों का चार्ट बनाकर कक्षा में आपको लगाना है। अभी कक्षा तो शुरू नहीं है, फिर भी आप चार्ट बना करके रखिए। चलो चलते हैं भाषा बिंदु की ओर। भाषा बिंदु क्या है, भाषा बिंदु मतलब भाषा की ओर, भाषिक ज्ञान, व्याकरण जिसको हम कहते हैं। ये जो चौकट दिया गया है उस चौकट में मुहावरे और कहावतों का वाक्यों में प्रयोग करो और विकारी शब्द लिखो। अब विकारी शब्द कौन से हैं, विकारी शब्द देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो इनके अर्थ लिखना है। जैसे बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना मतलब जो काम होते रहता है, चल रहा होता है, उसमें अपना भी काम निपटा लेना। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसका मतलब क्या है, खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसका मतलब ये हुआ कि हमने दिन भर मेहनत की और मिला कुछ नहीं, श्रम का फल नहीं मिलना जिसको हम कहते हैं। घमंडी का सिर नीचा, घमंडी का सिर नीचा मतलब जो घमंड करता है उसको मुंह खानी पड़ती है, उसके लिए यह कहावत का इस्तेमाल किया गया है। दाल में काला होना मतलब कुछ तो गड़बड़ होना। तो इनका आप बच्चों आप सभी के सभी वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य में प्रयोग, है ना। जैसे अभी यहां देखो, खोदा पहाड़ निकली चुईया, रमेश ने पूरा दिन पूरा दिन मेहनत किया, लेकिन उसे मेहनताने के रूप में
कुछ ही पैसे मिले। वो कहते हैं ना, खुदा पहाड़ और निकली चुहिया। इस तरह से आपको इन कहावतों और मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो अब यह रहा सवाल, इसका उपयोग कैसे करें? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, है ना। तो जैसे देखो, तू डाल डाल मैं पात पात, यहाँ शब्द देखो तू, मैं, तो यहाँ पर किसी संज्ञा के लिए सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये आ जाएगा सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक है। अभी यहां देखो, एक अनार 100 बीमार, यहां विशेषण है। कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। तो यहां पर उनके विशेषण लिखना है। अब यहां चलते हैं आगे। कोई साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप से प्राप्त होने के कारण पत्रिका के संपादक को शिकायती पत्र निम्न प्रारूप में लिखो। क्या है प्रश्न? क्या दिया गया है? कोई साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप से प्राप्त होने के कारण पत्रिका के संपादक को शिकायती पत्र लिखना है, शिकायत वाला पत्र लिखना है। क्योंकि हम वो जो पत्रिका लिखते हैं ना, मैगजीन्स जिसको हम कहते हैं, वो मैगजीन्स जो हैं, वो मैगजीन्स जो है ना, वो मैगजीन्स हम जो लगाते हैं लेकिन रोज हमको नहीं मिल रही है, उसके लिए हम आपको शिकायत वाला पत्र लिखना है। पत्र का प्रारूप दिया गया, देखो इसको औपचारिक पत्र कहते हैं। इस तरह से आपको दिनांक और प्रति में क्या लिखोगे? प्रति में लिखोगे माननीय संपादक, माननीय संपादक। अब संपादक कहाँ का? कोई भी पत्रिका जहां से छप रही है उसका पता होगा यहाँ पर। विषय क्या लिखोगे? यहाँ दिया हुआ विषय पत्रिका अनियमित रूप से प्राप्त होने के कारण, है ना। संदर्भ, अब वो संदर्भ जो भी आप डालोगे वो भी डालना पड़ेगा, मतलब जिस संदर्भ से आपको मिला। फिर महोदय, फिर आपका जो समस्या है, आपका जो विचार है, वो आपको इस विवेचन में, विषय विवेचन में आपको पूरा लिखना होता है। जैसे कि मैं अगर लिख रहा हूं किसी संपादक को, तो क्या लिखूंगा? महोदय, आपको सूचित करते हुए अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके द्वारा संपादित इस पत्रिका के माध्यम से मैंने पत्रिका लेने के लिए आपको पूरे माह का वो जिसका क्या कहते हैं उसको, पूरे माह का खर्च जो है, रुपए, पूरे माह का शब्द याद नहीं आते समय पर, तो वो पहले आपको दे दिया है। परंतु आपके द्वारा मेरे पते पर नियमित रूप से पत्रिका नहीं भेजी जा रही है, अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे प्रतिदिन नियमित रूप से पत्रिका भेजने की व्यवस्था करें, अन्यथा मैं विवश होकर आपके इस पत्रिका को छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपका विवेचन हो गया। और उसके पास आपका पूरा यह है, आपका पता जो भी ये लिखा हो जाता है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? इस तरह से आप ये पूरा पाठ कहानी पढ़कर आपको वो करना है। ठीक है, थैंक यू।